स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखिए, लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन क्या होती है वो हम आपको पहले ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अब शियर स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेन क्या है, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, बल्क मॉड्यूलस क्या है, पॉइजन रेशियो क्या है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक दो न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं इस वीडियो में आपको। जो भी इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा उसके बेस पर जो न्यूमेरिकल होंगे वो भी हम इसी वीडियो के अंदर कराएंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा। पहला टॉपिक पर चलते हैं। पहला टॉपिक है आपका शियर स्ट्रेस। पहला टॉपिक क्या है आपका? शियर स्ट्रेस। अब देखिए, शियर स्ट्रेस क्या है? ये है तो स्ट्रेस ही है, तो ये आपकी स्ट्रेस ही। अभी हमने आपको जब स्ट्रेस पढ़ाई थी, स्ट्रेस में हमने आपको ये बताया था कि जैसे कोई वर्कपीस है, इस वर्कपीस पर आपका ये टेंसाइल लोड लगा है, दोनों साइड से टेंसाइल लोड होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर मटेरियल के अंदर जो रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, ठीक है ना, उसकी वजह से जो स्ट्रेस होगी वो क्या कहलाएगी आपकी? वो कहलाएगी स्ट्रेस। ये बताई थी। वो स्ट्रेस होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या लीनियर स्ट्रेस, ठीक है। उसे लीनियर स्ट्रेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो दोनों तरफ से जो फोर्स लगे हुए होंगे, चाहे वो टेंसाइल हो या कंप्रेसिव हो, ठीक है ना, वो दोनों फोर्स कोलीनियर होंगे। कोलीनियर का मतलब वो एक ही लाइन में लगे हुए होंगे, दो इक्वल फोर्स लगे हुए होंगे पी, ठीक है ना, इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे और कोलीनियर होंगे, ठीक है। लेकिन शियर स्ट्रेस में क्या होगा? शियर स्ट्रेस में आपके दो इक्वल फोर्स होंगे, ये भी पक्की बात है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, ये भी है। लेकिन दोनों के दोनों फोर्स आपके कोलीनियर नहीं होंगे। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो मैंने अभी आपको स्ट्रेस पढ़ाई है और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि उनमें आपके दोनों जो पी फोर्स लगे हुए थे वो इक्वल थे, अपोजिट थे और कोलीनियर थे। और शियर स्ट्रेस में जो पी फोर्स आपका काम करेगा वो इक्वल होगा, अपोजिट भी होगा, लेकिन कोलीनियर नहीं होगा, ठीक है ना। कोलीनियर नहीं होगा, लेकिन ये बात पक्की है कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्लियर है? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्लियर नहीं? तो शियर स्ट्रेस में जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा, अपोजिट होगा और एक दूसरे के पैरेलल होगा। क्लियर है? और पहले वाले में क्या था? वो पैरेलल ना होकर क्या था? कोलीनियर था। अब चलते हैं, देखिए शियर स्ट्रेस पर। शियर स्ट्रेस क्या होती है? व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट अंडरगोज डिफॉर्मेशन। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ होगा तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। ये तो बात है, ठीक है ना। इफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या हो? वो प्लेन के पैरेलल हो। वो किसके पैरेलल हो? प्लेन के पैरेलल हो। द डिफॉर्मेशन विल बी अलोंग डेट प्लेन, और जो आपको जो डिफॉर्मेशन होगा वो भी किसके अलोंग होगा? वो भी प्लेन के अलोंग होगा। तो द स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट हियर इज शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो इस केस में आपकी जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाएगी। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे होंगे यहाँ पर। इस डायग्राम में ये ब्लॉक है ABCD। इस ABCD के ब्लॉक पर एक जो ये आपका ये आप यहाँ पर आपको जो सरफेस नजर आ रही है, इस सरफेस पर ये पी फोर्स लगा है। कैसे लगा है? इस सरफेस के टेंजेंशियली, ठीक है नहीं। और इसके अपोजिट फोर्स यहाँ पर देखिए ये लगा है, ये दूसरे सरफेस पे लगा है। यानी दो फोर्स लगे हैं, दोनों फोर्स क्या है? इक्वल है, अपोजिट है और एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोलीनियर नहीं है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो स्ट्रेस आपके क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। क्लियर है? इसमें क्या होगा? आपका जो फोर्स लगा हुआ होगा वो प्लेन के पैरेलल होगा। वो क्या होगा? प्लेन के पैरेलल होगा। और जो डिफॉर्मेशन होगा वो भी प्लेन के अलोंग ही होगा। डिफॉर्मेशन कैसे होगा वो मैं भी आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि इस पी फोर्स को लगाने से आपका डिफॉर्मेशन किस तरह से होगा। देखिए, जो नीचे वाला प्लेन है वो फिक्स है। नीचे वाला प्लेन आपका क्या है? फिक्स है। और ऊपर वाला प्लेन में क्या होगा? ऊपर वाला प्लेन आपका फिक्स नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा। उसी के हिसाब से इसमें क्या होगा? उसी के हिसाब से इसमें डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला देख लीजिए। शियर स्ट्रेस क्या है आपका? शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर फोर्स अपॉन रजिस्टिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
यानी शियर स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस तो वही होती है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है नहीं। तो फोर्स की जगह क्या आ गया, शियर फोर्स, जो हम ये पी फोर्स काम कर रहा है, जो टेंजेंशियली फोर्स लगा है, इसे कहेंगे शियर फोर्स। और रजिस्टिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब जिस एरिया में आपका वो फोर्स लगा हुआ है, ये आपका देखिए किस एरिया में लगा हुआ है, ये जो ये हमारा जो ये वाली जो सरफेस है, इसकी यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन है बी, और यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन कितनी है, ये है इसकी एल। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी इंटू एल। तो पी अपॉन ए इक्वल टू क्या आ गया आपका पी अपॉन बी एल, ठीक है। यूनिट इसकी वही होगी जो स्ट्रेस की यूनिट होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है। एक डेफिनेशन इसकी और है, देखिए इससे आपकी और समझ में आ जाएगा, ये भी लिख सकते हैं आप। द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली अक्रॉस द सेक्शन विच रिजल्ट बॉडी गेट शियर ऑफ एंड शियर इंड्यूस्ड एट स्ट्रेस कॉल्ड एज शियर स्ट्रेस, ठीक है। जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स आपके टेंजेंशियली काम कर रहे हो तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो आपकी कहलाएगी शियर स्ट्रेस। क्लियर है। आप ऐसे भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो शियर स्ट्रेस में देखिए आगे चलते हैं, आगे आपका दिया गया है शियर स्ट्रेस अराइज ड्यू टू शियर फोर्स। शियर स्ट्रेस कब अराइज होगी, जब शियर फोर्स लगे हुए होंगे और दे आर द पेयर ऑफ फोर्स एक्टिंग एन अपोजिट साइड ऑफ ए बॉडी विद द सेम मैग्नीट्यूड। दो पेयर का मतलब होता है कि दो फोर्स एक साथ काम करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए होंगे और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। क्लियर है। ये मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ। और शियर स्ट्रेस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। शियर स्ट्रेस क्या होगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टो इक्वल टू एफ अपॉन ए। शियर स्ट्रेस को किससे डिनोट करेंगे, टो से डिनोट करेंगे। टो क्या है आपकी, टो आपकी शियर स्ट्रेस है, एफ है आपका अप्लाइड फोर्स, और ए क्या है आपका जिस क्रॉस सेक्शन में आपका फोर्स एफ लगा हुआ है उस क्रॉस सेक्शन का एरिया। यानी ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेट इज पैरेलल टू द फोर्स वेक्टर। क्लियर है। तो ये हो गया जी आपका शियर स्ट्रेस। समझ में आ गई होगी आपकी शियर स्ट्रेस क्या होती है। अब बात करते हैं जी शियर स्ट्रेन की। किसकी बात करते हैं, शियर स्ट्रेन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका मैंने भी आपको बताया था कि कोई ब्लॉक ए बी सी डी है, क्या है ए बी सी डी। अब इस ए बी सी डी ब्लॉक पर मैंने क्या किया, एक पी फोर्स तो मैंने ऐसे लगाया और एक पी फोर्स मैंने ऐसे लगाया। तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन देखिए कैसे होगा। ए पॉइंट ये था, बी ये था आपका, ये सी था और ये डी था। नीचे वाली सरफेस तो आपकी फिक्स है, नीचे वाली सरफेस फिक्स है। तो ऊपर वाली सरफेस क्या होगी, वो अपने फेस के अलोंग इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगी। जो सी पॉइंट है वो यहाँ पर डिफॉर्म हो जाएगा, वो यहाँ पहुँच जाएगा, और जो डी पॉइंट है वो आपका यहाँ पहुँच जाएगा। अब आपका सरफेस हो जाएगा ए बी सी डैश, ये सी डैश है जी, और ये आपका डी डैश है। क्लियर है। तो इस तरह से आपका जो ब्लॉक ए बी सी डी था वो ब्लॉक किस में कन्वर्ट हो गया, वो ब्लॉक कन्वर्ट हो गया आपका ए बी सी डैश डी डैश में। क्लियर है। तो ये होता है जी शियर फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन। वो क्या करता है, उसी सरफेस के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, डिफॉर्म हो जाता है। और यहाँ पर जितने एंगल पर वो डिफॉर्म होगा उस एंगल को कहेंगे हम फाई। क्या कहेंगे, फाई कहेंगे। और ये फाई जो एंगल है यही आपकी क्या है, शियर स्ट्रेन है। ये क्या फाई, ये क्या है आपका शियर स्ट्रेन है। ये आपको ध्यान रखना है कि शियर स्ट्रेन आपका एंगल के रूप में मेजर होता है कि आपका जब शियर फोर्स लग रहा था तो आपका जो सरफेस था वो कितने एंगल पर टिल्ट हुआ, कितने एंगल पर डिफॉर्म हुआ, वही कहलाएगा आपका शियर स्ट्रेन। ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। देखिए शियर स्ट्रेन क्या है आपका, द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली। ये देखिए बार बार वही चीज आ रही है, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं और कैसे एक्ट कर रहे हैं, टेंजेंशियली एक्ट कर रहे हैं अक्रॉस द सेक्शन। टेंजेंशियली का मतलब होता है कि दोनों फोर्स जो है स्पर्श, मतलब स्पर्श करते हुए निकल रहे हैं किसे, सरफेस को। क्लियर है। टेंजेंशियली अक्रॉस द सेक्शन विच रिजल्ट बॉडी गेट शियर ऑफ एंड corresponding to that strain induced that strain called shear strain। यानी जब किसी भी सरफेस पर किसी भी बॉडी पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स टेंजेंशियली काम करेंगे तो आपकी बॉडी क्या होगी, डिफॉर्म होगी। और उस डिफॉर्म होने पर जब वो बॉडी आपकी डिफॉर्म होगी तो उसमें एक स्ट्रेन डेवलप होगी, वो स्ट्रेन कहलाएगी शियर स्ट्रेन। ये भी ध्यान रखिएगा, जब शियर स्ट्रेस डेवलप होगी तो आपकी स्ट्रेन भी शियर स्ट्रेन ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेस तो हो रही है शियर
और स्ट्रेन हो रही है लॉन्गिट्यूडनल, ऐसा नहीं होगा। शियर स्ट्रेस के केस में शियर स्ट्रेन ही डेवलप होगी, क्योंकि दोनों में फोर्स एक जैसा ही लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये फाई एंगल है ये है आपकी शियर स्ट्रेन। ठीक है, देखिए अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स द ब्लॉक ए बी सी डी गैस डिस्टोर्टेड एंड टेक द शेप ए बी सी डैश डी डैश। जो आपका ए बी सी डी था वो किस में चेंज हो गया? ए बी सी डैश डी डैश में चेंज हो गया। ठीक है ना? देखिए शियर स्ट्रेस है नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि पता है हमें स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। शियर स्ट्रेन है नो यूनिट। ठीक है, और शियर स्ट्रेन मेजर एंगुलर चेंज ऑफ द बॉडी। शियर स्ट्रेन किस फॉर्म में मेजर होगा? कि उसके अंदर बॉडी में कितने एंगल का डिफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, एंगल की फॉर्म में इसे क्या करेंगे? एंगल की फॉर्म में इसे मेजर करेंगे, और इसे किससे डिनोट करेंगे? इसे डिनोट करेंगे जी फाई से। और यहाँ पर कि फाई की वैल्यू जो होगी वो बहुत स्मॉल होगी। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपका ट्राइंगल है बी सी सी डैश, इसमें अगर मैं tan फाई की वैल्यू निकालूंगा तो tan फाई क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा सी सी डैश अपॉन बी सी, लंब बटे आधार। ठीक है नहीं, या हाइट अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह सकते हैं। तो देखिए ये आ गया आपका फाई इज इक्वल टू tan फाई इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन बी सी। इस तरह से मैं फाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखिए tan फाई को मैंने फाई इसलिए कह दिया क्योंकि फाई की मेरी वैल्यू बहुत स्मॉल है, और स्मॉल केस में tan फाई किसके इक्वल रहता है? फाई के इक्वल रहता है। तो ये हो गया जी आपका शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गई होगी कि शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन है क्या। अब देखिए जैसे कि हमने भी पढ़ा था, पहले पढ़ा था कि E इक्वल टू होता है सिग्मा ओवर ई, ये तो बताया था मैंने। E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो किसका रेशियो था? ये था आपका लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये तो था भाई, ये क्या था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन में क्या होता है? दो इक्वल अपोजिट और कोलिनियर फोर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है नहीं, और जब आपके फोर्स कैसे लगे हुए हों? जब आपके फोर्स इक्वल हों, अपोजिट हों और एक दूसरे के पैरेलल हों और टेंजेंशियली काम कर रहे हों, उस केस में आपका जो इलास्टिक कांस्टेंट डेवलप होगा वो होगा शियर मॉड्यूलस। क्या डेवलप होगा? शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है नहीं, इसे डिनोट करते हैं जी और सी से। जैसे ई था ऐसे ही जी और सी होगा। ठीक है नहीं, और ई किसके रेशियो था? ई रेशियो था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। और ये शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी किसका रेशियो होगा? ये रेशियो होगा आपका शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का। क्लियर है? तो द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन इज नोन एज शियर मॉड्यूलस। आपका जो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा शियर मॉड्यूलस। देखिए जैसे हमें पता है कि इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है, इसी तरीके से हियर द शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है भाई, इट इज डिनोटेड बाय जी और सी। हमें पता है कि इलास्टिक लिमिट तक जो शियर स्ट्रेस है वो शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगी, यानी टो किसके प्रोपोर्शनल होगा? फाई के। टो क्या है? शियर स्ट्रेस, फाई क्या है? शियर स्ट्रेन। तो ठीक है नहीं, तो इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट लगाया जी भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो टो इज इक्वल टू आ गया जी इंटू फाई, और यहाँ पर जी की वैल्यू क्या आ गई? देखो जी की वैल्यू आ गई टो अपॉन फाई, यानी शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। यूनिट इसकी भी वही होगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर। जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट होंगे उन सभी की यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। जितनी भी स्ट्रेस होगी उन सब की यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी, और जितनी भी स्ट्रेन होंगी उन सब की कोई यूनिट नहीं होगी। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका शियर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये किसका रेशियो होता है जी? ये रेशियो होता है आपका शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपके कि शियर स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेन क्या है और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं भैया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखो हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस, हाइड्रोस्टेटिक देखो क्या होता है। जब हाइड्रो वर्ड आ गया, हाइड्रो का मतलब होता है फ्लूइड से, यानी जैसे कोई भी फ्लूइड का मतलब होता है कोई पानी है या कोई और अदर फ्लूइड है आपका, गैस है, उसकी बात हम करते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रो। ठीक है नहीं, तो हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस देखो क्या है। हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस देखिए क्या होगी आपकी, व्हेन ए बॉडी इमर्ज इन ए फ्लूइड
टू ए लार्ज डेप्थ द बॉडी गेट सब्जेक्टेड टू इक्वल एक्सटर्नल प्रेशर एट ऑल पॉइंट। ठीक है, एट ऑल पॉइंट ऑफ द बॉडी, ये और नहीं आएगा, ये आएगा ऑफ द बॉडी द एक्सटर्नल प्रेशर इज कंप्रेसिव इन नेचर एंड इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। क्लियर। देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि पानी की एक बहुत बड़ी बाल्टी है, ये एक तालाब है, इस तालाब में क्या भरा है, इस तालाब में पानी भरा हुआ है, इस तालाब में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और मैंने क्या किया, मैंने एक बॉडी ली और उस बॉडी को इस पानी में मर्ज कर दिया, इस पानी में डुबो दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से डूब गई है। अब जैसे ही ये पानी में मैं डुबोऊंगा, इसने देखो ये क्या कहा है, वैन ए बॉडी इमर्ज इन ए फ्लूइड टू ए लार्ज डेप्थ। लार्ज डेप्थ में मैंने इसे क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया। तो उस केस में जो आपका ये फ्लूइड है, जो आपका ये फ्लूइड है, ये क्या करेगा, ये इस पर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाएगा सभी डायरेक्शन में, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है ना, सभी डायरेक्शन में क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। और इस प्रेशर के लगने से इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो स्ट्रेस कहलाएगी हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। ध्यान रहेगी बच्चों, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस क्या है कि जब हम किसी भी बॉडी को एक लार्ज डेप्थ में फ्लूइड के अंदर इमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, तो क्या होता है, तब उस केस में जो आपका फ्लूइड होगा वो तीनों डायरेक्शन में इक्वल जो है एक्सटर्नल प्रेशर लगाएगा। ठीक है ना, वो जब एक्सटर्नल प्रेशर इस पर अप्लाई होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, जिसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसे कहेंगे जी हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। अब इसके बाद चलते हैं, देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर। किस पर चलते हैं जी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, देखिए आपकी, द हाइड्रोस्टेटिक कोज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अभी मैंने आपको हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस बताई थी। हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस होने की वजह से जो आपका वॉल्यूम है बॉडी का वो चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल प्रेशर लगा हुआ है, और जब एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा तो हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस डेवलप होगी, और स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से जो आपकी बॉडी है उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी डेप्थ जो होगी उसमें चेंज होगा, और जब उनमें चेंज होगा तो वॉल्यूम में भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। एंड दिस चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, ठीक है नहीं, और अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वो कहलाएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, देखिए ईवी इक्वल टू डेल वी ओवर वी। ठीक है नहीं, डेल वी क्या है आपका, चेंज इन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ, और वी क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ आता था, ऐसे ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। क्लियर है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि कोई एक बॉडी है, ये आपकी बॉडी है भाई, इस बॉडी में क्या होगा, इस बॉडी में जैसे ये आपकी लेंथ एल है, और ये आपकी लेंथ कितनी है, ये आपकी लेंथ बी है, और ये आपकी लेंथ जो है ये एच है, ये कितनी है, एल बी एच। क्लियर है नहीं। तो अब इसमें क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा वो होगा एल बी एच। कितना होगा जी, एल बी एच होगा। ठीक है नहीं। अब इसका ओरिजिनल वॉल्यूम तो आ गया एल बी एच। अब दूसरी बात क्या है, जब इसके अंदर हम हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस लगेगी, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस के बाद इसकी जो लेंथ एल है, एल क्या हो जाएगी भाई, एल हो जाएगी आपकी एल प्लस डेल एल, बी हो जाएगी आपकी पी बी प्लस डेल बी, एच हो जाएगी एच प्लस डेल एच। ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। ठीक है नहीं भाई, कोई लेंथ बढ़ेगी तो कोई घटेगी। तो उस केस में जो आपका वॉल्यूम रहेगा वो वॉल्यूम कितना होगा, वो वहाँ से हम नया वॉल्यूम निकालेंगे, नया वॉल्यूम कितना आएगा, देखिए यहाँ से ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया ये, और उसके बाद जो वॉल्यूम आएगा वी डैश निकाल लेते हैं, वी डैश आ जाएगा आपका एल प्लस डेल एल इंटू बी प्लस डेल बी और एच प्लस डेल एच। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा कि कितना वॉल्यूम, अब उसका मतलब हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस लगने के बाद जो उसकी लेंथ में चेंज हुआ है, जो उसकी डायमेंशन में चेंज हुआ है, तब उसका वॉल्यूम कितना आएगा। तो यहाँ से आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आएगा एल बी एच प्लस एल बी इंटू डेल एच प्लस के एल एच इंटू डेल बी प्लस के डेल एल इंटू एच बी। इस तरह से करके आएगा। और जब चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे
तो चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल वी कितना आ जाएगा, डेल वी आ जाएगा वी डैश माइनस के वी, वी डैश माइनस के वी आ जाएगा। तो जब ये ऊपर वाला जो वॉल्यूम होगा आपका एल बी एच प्लस के एल बी डेल एच प्लस के एल एच डेल बी, और आपके यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा एल एच डेल बी प्लस डेल एल इंटू एच बी। इसमें से हम किसे माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे एल बी एच को, वी को। तो एल बी एच से आपका एल बी एच कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा, आपका चेंज इन वॉल्यूम आपका आ जाएगा, देखिए डेल वी की वैल्यू आपकी आ जाएगी ये आ जाएगी डेल वी की एल बी डेल एच प्लस एल एच डेल वी प्लस एल बी डेल एल एच बी, ठीक है नहीं। तो डेल वी ओवर वी, हमारी जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो क्या है, वो है डेल वी ओवर वी। आप ऊपर देख रहे होंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है आपकी, डेल वी ओवर वी। डेल वी ओवर वी का मतलब वी की वी क्या है, वी है आपका एल बी एच। अगर मैं इन सबको एल बी एच से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए एल बी डेल एच अपॉन एल बी एच अपॉन एल बी देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा डेल वी ओवर वी। जब हम ये आपको जो वी डैश माइनस वी आया है, वी डैश माइनस वी किसके इक्वल आ गया आपका, वी डैश माइनस वी आ गया आपके डेल वी के, चेंज इन वॉल्यूम। और जब मैं चेंज इन वॉल्यूम को ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए एल बी डेल एच ओवर एल बी एच प्लस एल एच डेल बी ओवर एल बी एच प्लस डेल एल इंटू बी एच अपॉन एल बी एच, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एल बी से एल बी कट जाएगा, एल एच से एल एच कट जाएगा, और यहाँ पर बी एच से बी एच कट जाएगा। तो यहाँ पर ये बचेगा, देखिए डेल एच ओवर एच प्लस डेल बी ओवर बी प्लस डेल एल ओवर एल। यानी ये आ गया आपका कि तीनों डायरेक्शन में जो आपकी स्ट्रेन है, भाई डेल एच ओवर एच क्या है, एक डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है, जो दूसरी डायरेक्शन में स्ट्रेन डेवलप हो रही है, और ये है तीसरी डायरेक्शन में, यानी ई एक्स प्लस ई वाई प्लस के ई जेड। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, मैं इसे ही प्रूव करने के लिए आपको बस दिखाना चाह रहा था ये चीज़ कि भैया ई वी इजगल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड कैसे आया। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए, ई वी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम तीनों डायरेक्शन में अलग अलग स्ट्रेन निकालकर उनको जोड़कर जो आपका आएगा, उनका जो सम आएगा तीनों स्ट्रेन का, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर होगा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि ई वी किसके इक्वल होता है, ई वी इक्वल होता है आपका ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड के। किसके इक्वल होता है जी, ई वी होता है आपका ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। यानी जो भी आपकी डायमेंशन रहेगी, उन सभी डायमेंशन की जो स्ट्रेन आएगी, उनका सम क्या आएगा आपका, उनका सम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के इक्वल आएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस भी आपका एक इलास्टिक कांस्टेंट है, जैसे मैंने आपको ई बताया था। ई क्या होता है, ई होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। उसके बाद आपका जो आया था अभी शियर मॉड्यूलस आया था जी, वो क्या था, वो था शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। इसी तरीके से बल्क मॉड्यूलस भी क्या है, बल्क मॉड्यूलस रेशियो है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब हो गया हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस, क्लियर है, जो मैंने भी आपको बताई है। तो देखिए बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस रिलेटेड टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से जो रिलेटेड स्ट्रेस है वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस ऑफ स्पेसिफाइड मटेरियल व्हाइल द मटेरियल डिफॉर्मेशन इज विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक किसी भी मटेरियल के अंदर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगी और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, बल्क मॉड्यूलस कहलाएगा। और इट इज जनरली डिनोटेड बाय के। इसे जनरली किससे डिनोट करते हैं, इसे जनरली डिनोट करते हैं जी के से।
और विद इन द इलास्टिक लिमिट द हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट तक आपकी जो हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगी। ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि इलास्टिक लिमिट तक जो रिलेटिव स्ट्रेस अपने से रिलेटिव स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। तो बल्क मॉड्यूलस आपके ध्यान रहेगा, बल्क मॉड्यूलस किसका रेशियो है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कैसे निकालते हैं बल्क मॉड्यूलस को। बल्क मॉड्यूलस आपका आ जाएगा, देखिए हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए मैंने क्या करा, इस प्रोपोर्शनल के साइन हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट लगाया जिसे मैंने के कहा, और यहाँ पर के की वैल्यू आ गई सिग्मा वी ओवर ई वी, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यूनिट इसकी भी वही होगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर, यूनिट सबकी सेम रहेगी, मैंने अभी बताया था आपको। तो बल्क मॉड्यूलस के बाद चलते हैं हम, देखिए पॉइजन रेशियो। मेन जो हमारा टॉपिक है ये पॉइजन रेशियो है। क्या है, पॉइजन रेशियो। और पॉइजन रेशियो को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन क्या है। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है, एक लीनियर। लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर तो एक ही चीज़ है, चाहे लॉन्गिट्यूडनल कह दो चाहे लीनियर कह दो, एक ही बात है। और लेटरल स्ट्रेन आपकी अलग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल क्या है, उसके बाद पॉइजन रेशियो को समझेंगे। तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, द स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन। यानी जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाइड किया है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगी। ठीक है, और द स्ट्रेन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। और जिस डायरेक्शन में हमने लोड अप्लाई किया है उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी उसमें जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो लेटरल स्ट्रेन कहलाएगी। या ये भी कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं किया है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी लेटरल स्ट्रेन। एक एग्जांपल के थ्रू देखिए मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि आपका ये एक वर्क पीस है जिसकी लेंथ एल है, जिसकी लेंथ एल है और इसकी जो विड्थ है ये बी है। ये क्या है, बी है। अब मैंने जो ये लेंथ एल है इसके अलोंग या एल की डायरेक्शन में मैंने एक पी फोर्स लगाया। अब पी फोर्स लगाने से क्या होगा, पी फोर्स लगाने से जो ये लेंथ एल है ये बढ़ जाएगी। पी फोर्स लगाने से ये लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, लेकिन भाई हमने लोड किसकी डायरेक्शन में लगाया था, पी एल की डायरेक्शन में, तो एल तो बढ़ रही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो जब हमने एल की डायरेक्शन में लोड लगाया तो एल की डायरेक्शन में लोड लगाने से जो हमारी स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो कहलाएगी लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन। ठीक है नहीं, क्योंकि एल की डायरेक्शन में हमने लोड लगाया और एल की डायरेक्शन में लोड लगाने से एल में जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो होगी लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन। लेकिन जब इसकी लेंथ एल बढ़ रही थी उस टाइम इसकी जो विड्थ है बी ये घट रही थी। ये घटेगी क्योंकि जब लेंथ बढ़ेगी तो विड्थ घटेगी, सीधी सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि विड्थ झुकी तो रहेगी और लेंथ बढ़ती चली जाएगी। जब ये विड्थ घट रही है लेकिन इस विड्थ की डायरेक्शन में, जो विड्थ की डायरेक्शन है इसमें तो फोर्स नहीं लगा हुआ, ठीक है नहीं, यानी ये क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई किसकी, एल की। एल की परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई। या ये कह सकते हैं कि ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं किया हमने। ठीक है नहीं, तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई नहीं करते उसमें भी एक स्ट्रेन डेवलप होती है, उस स्ट्रेन को कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्या कहते हैं जी, लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। इसलिए इसने कहा है द स्ट्रेन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। यानी जिस डायरेक्शन में हमने लोड नहीं लगाया लेकिन फिर भी उसमें स्ट्रेन डेवलप हो गई वो स्ट्रेन कहलाएगी आपकी लेटरल स्ट्रेन। क्लियर है। अब देखिए अब आते हैं पॉइजन रेशियो पर। पॉइजन रेशियो क्या है आपका, देखिए द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन ए बॉडी विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। इसी जो बी में लेटरल स्ट्रेन हुई है आपकी, जो बी में स्ट्रेन आपकी डेवलप हुई है, अगर मैं उसे जो एल में जो स्ट्रेन डेवलप हुई है आपकी उससे डिवाइड कर दूंगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, पॉइजन रेशियो कहलाएगा। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन ए बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। यानी लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को पॉइजन रेशियो कहा जाता है। या ये कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा है उस डायरेक्शन में
जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है अपॉन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, पॉइजन रेशियो कहलाएगा। और इट इज डिनोटेड बाय म्यू, इसे म्यू से डिनोटेड करेंगे। और पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला आपका आ जाएगा, देखिए, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या आ गया जी, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और मैक्सिमम जो इंजीनियरिंग मटेरियल है उनमें जो आपकी म्यू की वैल्यू आएगी वो 0.25 से 0.33 के बीच में आती है। मैक्सिमम जो मतलब मोस्टली जो रहती है, द वैल्यू ऑफ म्यू लाइज बिटवीन 0.25 टू 0.33 फॉर मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। क्लियर है? तो ये पॉइजन रेशियो आपकी समझ में आ गया होगा। पॉइजन रेशियो को याद कर लीजिएगा, 2 नंबर में पूछा जाता है। ये पॉइजन रेशियो है आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एक एग्जांपल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये एक वर्क पीस है, ठीक है नहीं, जिसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, वो d है। और उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी l है। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, मैंने इस पर फोर्स लगाया F फोर्स लगाने से क्या हुआ, F फोर्स लगाने से देखिए इसकी जो लेंथ है वो तो हो गई जी L डैश। कितनी हो गई जी, यहाँ से यहाँ तक L डैश हो गई। और जो डायमीटर है वो कम हो गई, वो हो गई D डैश। ठीक है नहीं? तो ये जो फोर्स लगाया मैंने, ये किसकी डायरेक्शन में लगाया, ये L की डायरेक्शन में लगाया। तो इस F फोर्स को लगाने से L में जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो कितनी होगी, वो होगी जी आपकी ये L डैश फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो L डैश माइनस L अपॉन L, ये तो कहलाएगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन। ठीक है? और जो आपकी डायमीटर है, डायमीटर में जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, D डैश माइनस D अपॉन D। यानी आपकी जो है ओरिजिनल लेंथ कितनी थी माइनस फाइनल लेंथ कितनी थी, क्योंकि ये वाला D बड़ा है, ये D छोटा है, तो D माइनस D डैश अपॉन D। इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो कहलाएगी लेटरल स्ट्रेन। ठीक है? क्योंकि D की डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा था, फोर्स लगा था L की डायरेक्शन में। ठीक है नहीं? तो L वाली होगी लॉन्गिट्यूडनल और D वाली होगी लेटरल। तो इस एग्जाम्पल की सहायता से आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि आपका पॉइजन रेशियो क्या है, लेटरल स्ट्रेन क्या है और आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है। अब बात करते हैं, देखिए, थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन की। किसकी बात करते हैं जी, थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन की। देखिए ये क्या होता है अभी, थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन। देखिए थर्मल जो वर्ड है, थर्मल से आपको पता चल रहा होगा कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर की बात हो रही है। जहाँ भी थर्मल की बात होगी वहाँ टेम्परेचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे जी, टेम्परेचर की बात करेंगे। क्लियर है? अब देखिए थर्मल स्ट्रेस क्या है, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज लोवर्ड और रेज। अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, जैसे हमने किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर वो बढ़ाया या घटाया, इट्स डायमेंशन विल डिक्रीज और इंक्रीज। ठीक है नहीं? तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो या तो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। अगर आप किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसका जो है उसकी डायमेंशन कम हो जाएगी, और किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी डायमेंशन बढ़ने लगेगी। क्लियर है? तो इसने ये कहा कि अगर किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो उसकी डायमेंशन में भी कुछ ना कुछ डिक्रीज या इंक्रीज होगा। इफ दीज चेंज हाउएवर आर चेक्ड, द स्ट्रेस दस डेवलप इन द बॉडी और आर कॉल्ड टेम्परेचर स्ट्रेस। टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आपके मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगी उस स्ट्रेस को कहेंगे टेम्परेचर स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस। क्लियर है? और जो जब थर्मल स्ट्रेस होगी, जहाँ स्ट्रेस होती है वहाँ स्ट्रेन भी होती है। इस थर्मल स्ट्रेस के डेवलप होने से जो क्रोस्पोंडिंग स्ट्रेन डेवलप होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी टेम्परेचर स्ट्रेन या थर्मल स्ट्रेन। समझ में आ गया होगा आपका कि किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को घटाने या बढ़ाने से, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को घटाने या बढ़ाने से क्या होगा, उसकी जो डायमेंशन होगी वो या तो घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है नहीं? तो इस डायमेंशन में चेंज होने की वजह से आपकी जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो क्या होगी, वो टेम्परेचर स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेस कहलाएगी। और जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो टेम्परेचर स्ट्रेन या थर्मल स्ट्रेन कहलाएगी। क्लियर है? जैसे कि देखिए अभी हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, ये डायग्राम है आपका, देखिए थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन का। यहाँ पर जो ये ए डायग्राम है, इस ए डायग्राम में आपका जो वर्क पीस है, जो बॉडी है, वो एक साइड से फिक्स है, दूसरी साइड से फ्री है। और ये जो दूसरी बॉडी आप देख रहे हैं बी में, ये एक साइड से भी फिक्स है, दूसरी साइड से भी फिक्स है, दोनों साइड से फिक्स है।
यानी ये वाली जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन में जो ए वाला डायग्राम है, इस ए डायग्राम में इसे एक्सपेंड होने के लिए जगह मिल जाएगी, एक्सपेंड होने के लिए जगह मिल जाएगी। और इस वाले डायग्राम में जो आपको बी डायग्राम दिख रहा है, इस बी डायग्राम में एक्सपेंड होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दोनों जगह से आपका फिक्स है, दोनों जगह से आपका फिक्स है। क्लियर है? तो इस केस में जब आपका यहाँ पर एक जगह से फिक्स हो और दूसरी जगह से फ्री हो, तो उस केस में आपकी केवल थर्मल स्ट्रेन डेवलप होगी, थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। ठीक है नहीं? और अगर दोनों जगह से फिक्स होगा, उस केस में आपकी जो स्ट्रेन है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों जगह से फिक्स है। उस केस में मटेरियल के अंदर जो डेवलप होगी वो थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी, यानी इसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी, थर्मल स्ट्रेन नहीं होगी। और जो ए वाला डायग्राम है, इस केस में आपकी थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी, थर्मल स्ट्रेन डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सपेंड होने के लिए जगह दी गई है, यहाँ एक्सपेंड हो सकता है। ये देखिए, यहाँ लेंथ एल है, ये इसकी डायलल लेंथ बढ़ गई। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में इसकी लेंथ नहीं बढ़ सकती, क्योंकि दोनों जगह से ये फिक्स सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो इस ये ध्यान रखिएगा, आपकी थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन के केस में अगर बॉडी दोनों एंड से फिक्स है तो थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी, थर्मल स्ट्रेन उस केस में नहीं हो पाएगी। ठीक है नहीं? और अगर एक एंड से फिक्स है, एक एंड फ्री है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी थर्मल स्ट्रेन डेवलप होगी, थर्मल स्ट्रेस उस केस में नहीं हो पाएगी। ठीक है? अब देखिए, जैसे ही मान लीजिए ये डेल है, इस डेल एल की वैल्यू आपको निकालनी है कि डेल एल कितना है। तो यहाँ से डेल एल इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला होता है एक एल एल्फा इंटू डेल टी, एल अल्फा इंटू डेल टी। ये डेल एल क्या है? डेल एल है चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ में चेंज हुआ। एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ है। एल क्या है? आपकी ओरिजिनल लेंथ है। और जो ये अल्फा आपको नजर आ रहा है, ये है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये क्या है? ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर है? ये भी दे के रखेगा, हर मटेरियल का अलग अलग होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कि कोई भी मटेरियल को जब हम टेम्परेचर घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो उसका क्या कोफिशिएंट रहता है, वो किस हिसाब से उसकी लेंथ घटती है या बढ़ती है। और डेल टी क्या है आपका? डेल टी क्या है? टेम्परेचर वेरिएशन या चेंज इन टेम्परेचर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ? मैं निकाल सकता हूँ जी आपका थर्मल, या कितने इसकी लेंथ में चेंज हुआ। ठीक है ना? टेम्परेचर घटने या बढ़ने की वजह से उसकी लेंथ में कितना चेंज हुआ, तो उसका फॉर्मूला आ गया डेल एल इज इक्वल टू एल एल्फा डेल टी, जहाँ डेल एल क्या है? चेंज इन लेंथ, एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ, एल्फा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना? अब आपको पता है थर्मल स्ट्रेन क्या होगी? थर्मल स्ट्रेन होगी आपकी डेल एल ओवर एल, डेल एल ओवर एल। तो एल को तो मैं इधर अपोन में ले आया, एल को अपोन में लेके क्या आ जाएगा? आ जाएगा अल्फा इंटू डेल टी। तो आपकी जो थर्मल स्ट्रेन है, थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ गई आपकी? अल्फा इंटू डेल टी। ठीक है नहीं? और जब आपको पता है थर्मल स्ट्रेस क्या होगी? थर्मल स्ट्रेस होगी आपकी, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इंटू थर्मल स्ट्रेन इंटू थर्मल स्ट्रेन। ठीक है नहीं? क्योंकि हमें पता है ई इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आपकी आ जाएगी ई इंटू थर्मल स्ट्रेन, और थर्मल स्ट्रेन किसके इक्वल आई थी? अल्फा इंटू डेल टी के। तो इस तरह से हम यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं और थर्मल स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं। तो ये था आपका थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, स्ट्रेन एनर्जी की। इसकी बात करते हैं जी, स्ट्रेन एनर्जी की बात करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी समझिएगा। देखिए, स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है। आपने देखा होगा, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ स्ट्रेन एनर्जी का। जैसे आपने कोई स्प्रिंग लिया, आपने क्या लिया जी? कोई स्प्रिंग लिया इस तरह से। अब इस स्प्रिंग पर आपने एक पी फोर्स लगाया, दोनों तरफ से कंप्रेसिव पी फोर्स लगाया। तो इस पी फोर्स को लगाने से आपका स्प्रिंग क्या हो जाएगा? आपका स्प्रिंग कंप्रेस होकर इस शेप में आ जाएगा। आ जाएगा नहीं? इस शेप में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस पी फोर्स को रिमूव करूंगा, जब मैंने पी फोर्स लगाया, जैसे ही मैं इस पी फोर्स को रिमूव करता हूं, तो वो इलास्टिसिटी की वजह से, इलास्टिक मटेरियल होने की वजह से अपनी पुरानी शेप में वापस चला जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि जब मैंने उस पर पी फोर्स लगाया और वो कंप्रेस हुआ, तो उसने अपने अंदर एक एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, उसने अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर ली, जिससे कि वो अपनी पुरानी शेप में वापस चला जाता है।
क्योंकि बिना एनर्जी के तो कोई काम नहीं होता। वही अगर हमने किसी चीज़ को कंप्रेस कर दिया और उसके अंदर एनर्जी नहीं है तो वो तो फिर उसी शेप में रहेगा। अगर वो अपनी शेप को चेंज कर रहा है यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हुई है। जो हमने इस पर प्रेशर लगाया है, फोर्स लगाया है, उस फोर्स को लगाने की वजह से उसने अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर कर ली, जिस एनर्जी की वजह से वो अपनी पुरानी शेप में वापस आ रहा है। तो जो एनर्जी वो स्टोर कर रहा है अपने अंदर अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करने के लिए, वो एनर्जी कहलाती है स्ट्रेन एनर्जी। क्या कहलाती है जी? स्ट्रेन एनर्जी कहलाती है। देखिए, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन इलास्टिक मटेरियल देन देयर आर डिफॉर्मेशन इन द मटेरियल। ठीक है भाई, जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी इलास्टिक मटेरियल पर तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ड्यू टू डिफॉर्मेशन ए एनर्जी स्टोर इन द मटेरियल विच इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है नहीं, डिफॉर्मेशन होने की वजह से मटेरियल जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा है वो एनर्जी कहलाएगी स्ट्रेन एनर्जी। इसी स्ट्रेन एनर्जी की वजह से आपकी जो बॉडी है वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आती है। क्लियर है? अब आता है रेजिलेंस। रेजिलेंस भी देखिए स्ट्रेन एनर्जी ही है। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन डिफॉर्म इलास्टिकली एंड टू रिटर्न इट व्हेन अनलोडेड इज कॉल्ड रेजिलेंस। जो मटेरियल की जो एबिलिटी है, जिस एबिलिटी की वजह से वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है एनर्जी को। किसे स्टोर कर रहा है? एनर्जी को स्टोर कर रहा है और अपनी पुरानी शेप में वापस आ रहा है। जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं अपनी पुरानी शेप में वापस आ रहा है, तो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी कहलाती है रेजिलेंस। क्या कहलाती है? रेजिलेंस प्रॉपर्टी कहलाती है। क्लियर है? अब देखिए प्रूफ रेजिलेंस क्या है। प्रूफ रेजिलेंस होता है आपका द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी डेट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस। ठीक है, इलास्टिक लिमिट्स तक कोई मटेरियल मैक्सिमम जितनी स्टोर एनर्जी, मैक्सिमम जितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है वो कहलाएगा प्रूफ रेजिलेंस। यानी स्ट्रेन एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू को मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा जी प्रूफ रेजिलेंस। क्लियर है? स्ट्रेन एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहूँगा मैं? प्रूफ रेजिलेंस कहूँगा। अब देखिए आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मैंने आपको बनवाया था। तो यहाँ पर जो ये बी पॉइंट है, आपका बी पॉइंट है जी इलास्टिक लिमिट। यही तो है, ये बी पॉइंट क्या है? इलास्टिक लिमिट है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जितनी भी एनर्जी स्टोर करेगा वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका स्ट्रेन एनर्जी कहलाएगा। क्लियर है नहीं? और ये जो आपका रीजन कहलाएगा, ये कहलाएगा रेजिलेंस रीजन। क्या कहलाएगा जी? रेजिलेंस रीजन। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक, ओ से लेकर बी तक जितनी भी एनर्जी स्टोर होगी वो कहलाएगी स्ट्रेन एनर्जी। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक बी तक ही होगी। ठीक है नहीं? ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी आपकी प्रूफ रेजिलेंस। क्लियर है? तो इसी के साथ ये आपका स्ट्रेन एनर्जी, रेजिलेंस वगैरह ये भी आपको मैंने पढ़ा दिया। अब चलते हैं, देखिए न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल हैं, ये करा देता हूँ। उसके अच्छे न्यूमेरिकल हैं जो मैंने अभी आपको पॉइजन रेशियो, लेटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन पढ़ाया है, उसी पर बेस है, उसी पर ही बेस है। देखिए पढ़ते हैं क्या चीज़ है। इसने कहा है, देखिए सबसे पहले ड्यूरिंग द कंप्रेशन टेस्ट, यानी जब पहले ही पता चलेगा कि कंप्रेशन टेस्ट का मतलब आपका जो फोर्स लगा है वो कंप्रेसिव है। आपका जो फोर्स लगा है वो कैसा है जी? वो कंप्रेसिव है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन टेस्ट ए मेटेलिक बार 50 mm इंटू 50 mm इन क्रॉस सेक्शन, जिसका क्रॉस सेक्शन कितना है? 50 mm इंटू 50 mm है, वाज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन। उस पर कितना कंप्रेसिव लोड लगा है जी? 500 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव लोड लगा है। और मेजरमेंट शो डेट देयर वाज 0.04 mm इंक्रीज इन थिकनेस एंड 0.5 mm कंट्रैक्शन इन लेंथ। आपका कंप्रेसिव लोड लगाने की वजह से जो उसकी लेंथ है, उसकी लेंथ में 0.5 mm का कंट्रैक्शन हुआ, उसकी लेंथ 0.5 mm घट गई और उसकी जो थिकनेस थी वो 0.04 mm बढ़ गई। ठीक है, ओवर ए गेज लेंथ ऑफ 200 mm। और जहां पर उसकी जो लेंथ है वर्कपीस की वो कितनी है? 200 mm है। हमें क्या डिटरमाइन करना है? देखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो यानी म्यू निकालना है, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी ई निकालना है। आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, म्यू और ई। ठीक है, देखिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं मेटेलिक बार का। जो मेटेलिक बार दी है उसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद उसे देखते हैं कि कैसे कैसे हमें म्यू और ई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखिए ये आपकी मेटेलिक बार हो गई। इस मेटेलिक बार में ये जो वैल्यू दी गई है यहाँ से यहाँ तक, ये दी है जी 50 mm। ठीक है जी,
क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 50 mm इंटू 50 mm, ये भी कितना है, ये भी 50 mm है, और जो इसकी लेंथ है जी इसकी 200 mm ये दिया गया है, और इसके दोनों एंड पर एक कंप्रेसिव लोड लग रहा है। इस कंप्रेसिव लोड की जो वैल्यू है वो है जी 500 किलो न्यूटन। कितनी है जी, 500 किलो न्यूटन है। इतना मैंने काम कर दिया अब इसमें। अब इसने ये कहा कि जो 500 किलो न्यूटन का हम जो लोड लगा रहे हैं कंप्रेसिव, इसकी वजह से जो लेंथ में जो चेंज हुआ है वो हुआ है जी 0.5 mm। इतनी चेंज उसकी लेंथ घट गई। और जो उसकी थिकनेस है, वो थिकनेस कितनी चेंज हुई है, वो हुई है जी 0.04 mm। इतना चेंज हुआ है, और मी और ई की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले देखिए जो पी फोर्स लगाया है वो है 500 किलो न्यूटन। ऐसे कह सकते हैं 500 इंटू 10⁻³ न्यूटन। किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर लिया। एरिया कितना आएगा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो आएगा जी 50 mm इंटू 50 mm। ठीक है ना, तो 50 mm इंटू 50 mm आ जाएगा आपका यहाँ से निकल के 2500 mm स्क्वायर, 2500 mm स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए पॉइजन रेशियो और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकलेगा। ठीक है, पॉइजन रेशियो और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखिए पॉइजन रेशियो होता है आपका म्यू इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, यह आ जाएगा म्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है 5 मिनट पहले ही कि आपका पॉइजन रेशियो क्या होता है। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी पॉइजन रेशियो निकालने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मुझे आवश्यकता पड़ेगी लेटरल स्ट्रेन की और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कौन सी होगी, देखो जो आपका जो ये कंप्रेसिव लोड लगा है ये किसके अगेंस्ट लगा है, ये किसकी डायरेक्शन में लगा है, ये लेंथ की डायरेक्शन में लगा है। तो जिस डायरेक्शन में लोड लगा है उसमें जो आपकी स्ट्रेन डेवलप होगी वो कहलाएगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, जिन डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा है, उसमें क्या होगी, उसमें जो स्ट्रेन होगी वो कहलाएगी आपकी लेटरल स्ट्रेन। ठीक है भाई, तो लेटरल स्ट्रेन कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए आपकी लेटरल स्ट्रेन होगी, लेटरल स्ट्रेन आपकी आ जाएगी डेल टी ओवर टी। डेल टी ओवर टी क्यों होगी, क्योंकि जो थिकनेस है उसकी डायरेक्शन में तो फोर्स नहीं लगा हुआ, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा हुआ वो हो जाएगी आपकी लेटरल स्ट्रेन डेल टी ओवर टी। तो डेल टी कितना है, डेल टी है आपका 0.04। ठीक है ना, और टी की वैल्यू है 50, थिकनेस कितनी है 50, तो यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन आपकी आ जाएगी 0.0008। ठीक है, उसके बाद आ जाता है देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या आता है जी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी होगी आपकी, ये होगी जी डेल एल ओवर एल, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगा है। ये है जी 0.5 अपॉन 200, 0.5 mm चेंज हुई है, 200 mm इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ये आ जाएगी आपकी 0.0025 आ गई। तो यहाँ से म्यू निकाल सकते हैं आराम से। म्यू क्या आ जाएगा, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन है आपकी ये, और लीनियर स्ट्रेन है 0.0025। इनका रेशियो जो म्यू निकल के आया वो आया जी 0.32। कितना आ गया, 0.32 आ गया। तो यहाँ पर आपने म्यू तो निकाल लीजिए आराम से, म्यू आ गया आपका आराम से निकल के यहाँ से। अब म्यू निकालने के बाद आपको निकालना है जी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या निकालना है जी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। ई आप सब जानते हैं, ई क्या होता है, ई होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन भी देखो हमारे पास दो है यहाँ, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक लेटरल है एक लॉन्गिट्यूडनल है। तो मैं यहाँ पर जो रखूँगा वो लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू रखूँगा। तो लेकिन मुझे सिग्मा पता नहीं है, सिग्मा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जानता हूँ सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है पी अपॉन ए। ठीक है नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सिग्मा की जगह रख दिया जी पी अपॉन ए। और पी की वैल्यू है आपकी 500 इंटू 10⁻3। ए कितना है, ए है आपका 2500 mm स्क्वायर। और ई कितना है, ई यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी है, वो है जी 0.0025, 0.0025। क्लियर है। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, ई की वैल्यू निकल के आएगी आपकी, देखिए यहाँ पर 0.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। 0.8
इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए आपने पॉइजन रेशियो भी निकाल लिया और इलास्टिक कांस्टेंट भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपके समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और करेंगे इसी का ऐसा ही। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल दिखाता हूँ मैं आपको। इसने इसमें कहा है, देखिए ए स्टील बार 2 मीटर लॉन्ग। एक स्टील बार है जिसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, एंड 20 mm इंटू 10 mm इन क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन। देखिए सबसे पहले मैंने स्टील बार बनाई, स्टील बार बना के मैंने उस पर जो है उसकी डायमेंशन लिखी। आगे बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन को, जितना पढ़ते रहो उतना आपका डायग्राम वगैरह लिखते रहो कि क्या दिया है। इस स्टील बार की जो लेंथ है ये कितनी है जी, ये है जी 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसकी जो डायमेंशन है ये एक तो 20 आ गई और ये आ गई जी 10, ये दे दिया। और इस पर जो लोड लगा है, इस पर लोड लगा है जी टेंसाइल लोड लगा है कितना, 20 किलो न्यूटन का। टेंसाइल लोड कितना लगा है जी, 20 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड लगा है। क्लियर है। अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस मेक कैलकुलेशन फॉर चेंज इन लेंथ। क्या निकालना है, चेंज इन लेंथ निकालना है, डेल एल। विड्थ निकालनी है, विड्थ का मतलब होगा डेल बी, और थिकनेस यानी डेल टी। डेल एल, डेल बी और डेल टी, ठीक है नहीं, तीनों डायमेंशन में कितना कितना चेंज हुआ ये निकालना है। ऑफ द बार स्टार्टिंग वेदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है नहीं, चाहे वो घटा हो या बढ़ा हो, हमें तीनों में चेंज निकालने की, तीनों में कितना चेंज हुआ है। और टेक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, किसकी वैल्यू दे दी, ई की वैल्यू दे दी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और पॉइजन रेशियो दे दिया 0.3। यानी आपकी जो ई की वैल्यू है, ई आ गया आपका 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, और जो म्यू है, म्यू की वैल्यू आ गई आपकी 0.3। ये तीन वैल्यू आपको दे दी, और आपको डेल एल, डेल बी, डेल टी तीनों निकालने हैं। ठीक है नहीं, ये तीनों चीज़ें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या चीज़ है क्या नहीं है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि ई इक्वल टू होता है जी आपका पी एल ओवर ए इंटू डेल एल। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ई इक्वल टू होता है पी एल ओवर ए इंटू डेल एल। ठीक है भाई, अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, देखिए अगर मैं इस लेंथ की बात करूँ, क्योंकि ये जो है ई जो है आपका, ई जो हम पी और एल ले रहे हैं सब लॉन्गिट्यूडिनल है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है आपकी 20 इंटू 10⁵। ठीक है, ये पी की वैल्यू आ गई। एल की वैल्यू कितनी है, एल है आपका 2 मीटर यानी 2000 मीटर। ठीक है, एरिया कितना आएगा जी आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा 20 इंटू 10। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आ जाएगा, चौड़ाई इंटू मोटाई यानी 20 इंटू 10। और डेल एल, डेल एल आपको निकालना है। डेल एल आपको क्या है, डेल एल आपको निकालना है कि डेल एल कितना है। क्लियर है, जब डेल एल हमें निकालना है, और उसके बाद ई की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵। ये फॉर्मूला तो देखिए मैं लगा सकता हूँ लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन के लिए, पी एल ओवर ए डेल एल। ठीक है नहीं, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हम क्या सोल्व कर सकते हैं, डेल एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल एल की वैल्यू आपकी आएगी 1 mm। डेल एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 mm आ जाएगी। क्लियर है, डेल एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल एल की वैल्यू आ जाएगी जी आपकी 1 mm। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो निकल गया कि लेंथ में कितना चेंज हुआ, डेल एल की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या है, देखिए लेंथ के अकॉर्डिंग क्या है, जब लेंथ के अकॉर्डिंग टेंसाइल लोड लग रहा है तो लेंथ क्या होगी, लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है नहीं, देखिए जब इस तरह से लोड लगेगा तो लेंथ तो बढ़ेगी, और मोटाई और इसकी जो विड्थ है यानी जो विड्थ और थिकनेस है वो दोनों घटेगी, वो दोनों डिक्रीज होगी। अब उन दोनों को देखिए कैसे निकालेंगे, अब बात करते हैं उन दोनों की। उन दोनों को निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ये किसके इक्वल होती है जी, ये इक्वल होती है म्यू के। किसके इक्वल होती है, म्यू के इक्वल होते हैं। म्यू की वैल्यू देखो आपको पता है, म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है जी 0.3। ठीक है, अब लेटरल स्ट्रेन कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए अगर जैसे मैं विड्थ में निकालता हूँ, किस में निकालता हूँ, विड्थ में,
विड्थ कितनी है, विड्थ है जी इसकी 20 mm, कितनी है 20 mm है। तो लेटरल स्ट्रेन हो जाएगी आपकी, देखिए डेल बी ओवर बी, डेल बी ओवर बी लेटरल स्ट्रेन। और लीनियर स्ट्रेन कितनी है, लीनियर स्ट्रेन होगी आपकी डेल एल ओवर एल इजकल टू किसके आ जाएगा, म्यू के, किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू के, यानी आ जाएगा डेल बी इंटू एल अपॉन बी इंटू डेल एल इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो यहाँ से डेल बी की वैल्यू हमें निकालनी है, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू वही है जी 2000। ठीक है, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 20 और डेल एल की वैल्यू कितनी है 1 और म्यू की वैल्यू है 0.3। तो यहाँ से सोल्व करके आपकी जो डेल बी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी जी आपकी, देखिए 0.3 इंटू 20 डिवाइड बाई 2000, ये आ जाएगी आपकी 3 इंटू 10⁻³ mm, कितनी आ जाएगी 3 इंटू 10⁻³ mm। अब ये क्या होगी, ये डिक्रीज होगी, ठीक है नहीं, क्योंकि एक लेंथ इंक्रीज होगी जिस जब आपका टेंसाइल लोड लगा है तो ये तो इंक्रीज हो जाएगी लेंथ आपकी, और विड्थ और आपकी थिकनेस क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से मैं क्या निकाल लूँगा, इसी तरीके से मैं निकाल लूँगा, देखिए यहाँ पर टी के लिए, थिकनेस के लिए आ जाएगा आपको, देखिए डेल टी अपॉन टी इंटू एल ओवर डेल एल इज इक्वल टू म्यू। ठीक है नहीं, तो डेल टी की तो हमें निकालना है, और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है जी आपकी 10 इंटू एल है आपका 2000 और डेल एल है आपका 1 इज इक्वल टू 0.3। यहाँ से सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आपकी डेल टी की वैल्यू आ जाएगी भाई निकल के 0.3 अपॉन इंटू 10 अपॉन 2000, ये आ जाएगी आपकी 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³ mm। ये भी क्या होगी जी आपकी, ये भी डिक्रीज होगी, ये भी आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले फॉर्मूला हमने लगाया E जुगल टू पी एल ओवर ए डेल एल, वहाँ से आपके डेल एल की वैल्यू आ गई कि कितना लेंथ में चेंज हुआ। हम ये जो E वाला फॉर्मूला है ये पी एल ओवर ए डेल एल में ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए लगता है, लेटरल के लिए नहीं लगता। लेटरल के लिए हमें लगाना पड़ेगा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन इक्वल टू म्यू। ठीक है ना, तो लेटरल स्ट्रेन क्या है आपकी, जो थिकनेस है उसमें भी लेटरल स्ट्रेन होगी और जो विड्थ है उसमें भी लेटरल स्ट्रेन होगी। दोनों को अलग अलग लिया, अलग अलग सोल्व किया और वहाँ से हमने डेल बी और डेल टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इसे अच्छे से समझिएगा। अगली वीडियो में हम आपको कराएंगे जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस हमने आपको पढ़ाया है, इनमें रिलेशन पढ़ाएंगे, तीनों में क्या रिलेशन होता है, इनका डेरिवेशन सोल्व कराएंगे। अगली वीडियो में ये कराएंगे बच्चों। तब तक आप यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से सारे न्यूमेरिकल सोल्व कीजिएगा। चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर नहीं करा आपने। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, कोई आपको प्रॉब्लम हो तो वो भी बताएं। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।